76 में अटॉर्नी जनरल बताए थे ना बाबू, 76। चलिए, अटॉर्नी जनरल हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी। क्या ये पूर्णकालिक होते हैं? नहीं, पूर्णकालिक नहीं होते हैं। अटॉर्नी जनरल कभी भी पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल फिक्स नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री कहेगा उन्हें हटा देंगे। ये निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन इन्हें अलावेंस यानी भत्ते सभी प्रकार के दिए जाते हैं, सुरक्षा वगैरह दिए जाते हैं। ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, भारत सरकार को कानूनी सहायता देते हैं। सरकार पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा करता है तो ये जाते हैं केस लड़ने। इनके नीचे सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और उसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये भारत के किसी भी क्षेत्र में मुकदमा लड़ सकते हैं। ये संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। यहां तक समझा दिए थे अटॉर्नी जनरल के बारे में। इनसे अक्सर क्वेश्चन आता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 एजी के बारे में सब बता दिए थे। अभी मुकुल रोहतगी हैं। कौन है? के वेणुगोपाल, पहले थे मुकुल रोहतगी। और अब आर्टिकल 76 है और उसके बाद 76, 77, 78। यहां देखिए, यहां कह रहा है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अब बताओ भाई, भारत सरकार के कार्यों का जो संचालन होता है वो किसके नाम से किया जाता है? तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, जबकि करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन नाम किसका लिया जाएगा? राष्ट्रपति का लिया जाएगा। और भारत सरकार के कार्यों के संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालय होंगे। भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन किसके नाम पर करते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं। ये किस में किया गया? आर्टिकल 77 में किया गया। क्या लिख रहे हैं सर? बेवकूफ कहीं का कह रहा है कि सर अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दे तो क्या होगा? कल सोया था ये। आर्टिकल 75 में क्या बोले थे? 165 में इसके लिए क्या होता है? एडवोकेट जनरल। और उस पर खूब अच्छा से कह रहा है कि सर एक डाउट है, प्लीज क्लियर। अरे बउआ, कल ये बताए थे कि स्टेट गवर्नमेंट पर जब आप क्लेम करेंगे तो वो एडवोकेट जनरल करता है। दूसरा कि अभी आप भाग 5 पढ़ रहे हैं, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगा। तो आप पूछेंगे अगवा ले आके, जैसे लग रहा है जैसे पॉलिटी का आखिरी क्लास। पहला तो एक तो ध्यान से सुनता नहीं है सब, और दूसरा अगवा का चीवा पूछ देता है। और क्या चल रहा है? कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ सरकार बना सकती है। कल ही बताए थे कुछ कर सकता है, सभी नेता होता। आर्टिकल 78 में क्या कहा है? आर्टिकल 78 में कहता है कि प्रधानमंत्री जो होंगे ये राष्ट्रपति को जानकारी देंगे कि संसद में क्या हो रहा है। तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति तो बैठते हैं रायसीना की पहाड़ी पर, और जबकि कहा गया है कि सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होगा, तो राष्ट्रपति को संसद की जितनी भी जानकारी है ये सारी जानकारी से अवगत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है। तो राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री से कि संसद में क्या क्या हो रहा है, कोई हंगामा वंगामा तो नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। सो संसद की सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे राष्ट्रपति को। कौन कराते हैं? तो वो हमारे प्रधानमंत्री कराते हैं। ये दो आर्टिकल कुछ खास मायने नहीं रखते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 76 समझ में आ गया। अटॉर्नी जनरल 77 क्या कहा क्या कि भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं उनका संचालन कौन करते हैं? कोई भी मंत्री करता है, लेकिन नाम किसके रहते हैं? राष्ट्रपति जी का नाम रहता है। 78 में कहा है कि भारत सरकार के कार्यों के संचालन की राष्ट्रपति को जानकारी देने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। अब मेन अनुच्छेद आता है आर्टिकल 79। ये दो ठो तो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79, इसमें चर्चा किया गया है संसद यानी पार्लियामेंट की। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। अब इसकी चर्चा किस में है भाई? 79 में। आर्टिकल 79 किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा है। इससे 2-3 क्वेश्चन ध्यान से समझिए। संसद शब्द कहां से आया? पार्लियामेंट शब्द भले आपको इंग्लिश का लगता होगा, लेकिन ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। पहली बार दुनिया में संसद भवन कहां बना था? तो ब्रिटेन में बना था। तो ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रिटेन को संसद की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। अब आगे देखिए, भारत में जो संसद है वो
क्या किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? वो आर्टिकल 79 के तहत बनाया गया। इस संसद को हम लोग संसद भवन कहते हैं। एक्चुअली संसद कुछ नहीं है बल्कि एक बिल्डिंग का नाम है संसद भवन। इस बिल्डिंग में 2 कमरे होते हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। तो कहेगा इसमें कितने सदन होते हैं? सदन मतलब हाउस। कितने हाउस होते हैं? तो 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हाउस कितने होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन कहा गया है कि जब तक राष्ट्रपति इस सदन में नहीं है ये संसद किसी काम की नहीं है। और रियलिटी में देखिए ना, अगर लोकसभा ने कोई विधेयक को पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, तो क्या इस संसद का कोई औचित्य रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसलिए इसके अलावे राष्ट्रपति साहब भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो देखिए, संसद के सदन कहेगा तो 2, लेकिन कहेगा कितने अंग होते हैं? संसद के कितने हाउस? तो 2। कितने पार्ट्स? तो 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये सारी की सारी चर्चा किसमें है? 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में संसद शब्द की चर्चा है। संसद शब्द फ्रांस से लाया गया है, लेकिन इसकी जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। इसमें 2 अंग होते हैं, 2 सदन और 1 अंग होते हैं। क्या हो गया? बफरिंग करने लगा, ज्यादा बफरिंग कर रहा है। बफरिंग तो नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत लोड हो जाता है तो करने लगेगा। यहाँ पे अंग हो गए कितने? संसद के 3 अंग हो जाते हैं। इस संसद के 3 अंग के अलावे एक ऐसा जगह होता है सीटिंग के लिए, एक एक्स्ट्रा खाली जगह होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रल हॉल। बीच के खाली जगह को क्या कहा जाता है? सेंट्रल हॉल कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल हॉल। ये सेंट्रल हॉल, ये राज्यसभा, ये एक लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल। जब कभी भी संसद में कोई एक्स्ट्रा गेस्ट आता है, जैसे रूस के राष्ट्रपति आ गए, या फिर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन आ गए, या फिर कोई भी विदेशी आता है, तो उसे लोकसभा में बैठाइएगा कि राज्यसभा में? उसे कहाँ बैठाया जाता है? सेंट्रल हॉल में। और सेंट्रल हॉल में बैठ के वो भाषण देता है। आपको पता है, जब संविधान लिखा जा रहा था तो वो लोकसभा में बैठ के नहीं लिख रहे थे लोग, ना ही राज्यसभा में, वो सेंट्रल हॉल में बैठ के लिख रहे थे लोग। संसद के किस हॉल में? सेंट्रल हॉल में बैठकर लिखा जा रहा था उसे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो गया। इसका निर्माण जो किया था संसद भवन का, एडविन लुटियन एवं बेकर नामक इंजीनियरों ने किया था। निर्माण कौन किया था? निर्माण एडविन लुटियन एवं बेकर्ड। एडविन लुटियन एवं बेकर्ड। जितनी भी दिल्ली का जितनी सरकारी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, जितनी चीजें, सारा का निर्माण का जो ग्राफ तैयार किया गया था एडविन लुटियन एवं बेकर्ड ने किया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जो कैग होता है, बेवकूफ, कैग अभी पढ़ाए नहीं है, कैग अभी नहीं पढ़ाए हैं। बेवकूफ क्वेश्चन पूछ रहा है कैग के बारे में। कैग की चर्चा आर्टिकल 168 में 148 में है। जो पढ़ा रहे हैं बस उतने पे रहो। बेवकूफ साहब, जितना पढ़ा रहे हैं ना उतने पे रहो। अभी आर्टिकल 79 पे है तो 79 पे रहो, नहीं तो कमेंट ऑफ कर देंगे हम। बेवकूफ पूछता है सर CAG क्या होता है? 89 148 पर होता है। चोट्टा कहीं का चल आया यहाँ पर पढ़ने के लिए। हर स्टैंडर्ड के लोग भी नहीं पढ़ पाते बाबू, बेवकूफ कहीं का। जहां तक रद्द है सभी सब पूरा। अब समझ में आता है ना कि टीचर सब काहे नहीं डाउट उठ लेता है, सब पगला देगा सभी सब। समझा रहे हैं, संसद जा रहा है CAG कैग पर। यहां देखिए, दिल्ली की जितनी भी इमारतें वगैरह प्रशासनिक इमारतें बनाई गई हैं वो सब किसने बनाया? एडविन लुटियन एवं बेकर्स ने ही उसे बनाया था। हालांकि अब संसद भवन का नया निर्माण हो रहा है, उसे टाटा ग्रुप को दिया गया है, टाटा कंपनी को, जिसका नाम रहेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके तहत एक बहुत बड़े एरिया में नया संसद भवन बनाया जाएगा, नया लोकसभा। उसमें लोकसभा के लिए अलग बिल्डिंग रहेगी, राज्यसभा के लिए अलग बिल्डिंग रहेगी। ये सेंट्रल विस्टा का एक नया प्रोग्राम है जो अभी आने वाले 2024-25 में बनकर तैयार होगा, क्योंकि संसद भवन पुराना हो चुका है। और एक और रीजन है, 2026 में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो इसमें जगह ही नहीं है संसद भवन में, बढ़ा के लेके कहाँ जाएंगे? तो वो वहाँ पर सीटों की संख्या में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट की जाएगी। आगे बढ़े, यहाँ पर राष्ट्रपति हो गए, इसके 3 अंग। यहाँ आप फंस जाएंगे। अंग पूछेगा तो 3, सदन पूछेगा तो कमरा कितने हो जाते हैं? 2 कमरे होते हैं। संसद होते हैं
इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, संसद किसी भी अगर कोई भी समझौता विदेश से होके आ गया है, अगर कोई भी समझौता विदेश में किया गया है तो संसद उस समझौते को लागू कर सकती है। जैसे मोदी जी समझौता करके चले आए अमेरिका से कि भारत में एक जहाज बनाया जाएगा, F-16 जहाज बनाया जाएगा, उसका कारखाना। तो भाई आप कारखाना कहीं भी खोलिएगा तो किसी ना किसी राज्य में ही खोलिएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना एरिया थोड़ी है, वो किसी ना किसी राज्य का है। अब चाहे महाराष्ट्र में खोलिए, चाहे कहीं भी खोलिएगा, किसी ना किसी राज्य में आएगा। अब पता चला राज्य कहेगी कि नहीं हम अपने यहाँ खोलने ही नहीं देंगे, अब मोदी जी समझौता करके आए हैं तो भाई मोदी जी की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अधिकार दिया गया है कि देश में जो भी चीजें हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को संसद किसी भी राज्य के साथ लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति से। अभी हम लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा की चर्चा 80 और 81 में है, राज्यसभा की लोकसभा की। इसलिए आपका क्वेश्चन केवल और केवल संसद से रहना चाहिए। जब लोकसभा में जाएंगे तब वहां बताएंगे, अभी केवल और केवल हम संसद पे फोकस कर रहे हैं। और यही एक सिंपल रीजन है कि आपका रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि जो आपको पढ़ना है आप उसे नहीं पढ़ते हैं, आगे चल जाता है। अभी लोकसभा बताने लगेंगे तो संसद कौन पढ़ाएगा यहाँ पर। और ये एक ट्रेंड बन चुका है इंडिया के हर एक, मतलब आपकी गलती नहीं है, ये पब्लिकेशन वाले भी गलती की हैं। पब्लिकेशन वालों ने भी क्या काम कर दिया है कि उल्टा सीधा कुछ भी छाप दिया है। यहाँ पे लड़का को समझ में नहीं आता है कि लोकसभा पढ़ रहे हैं कि संसद पढ़ रहे हैं। तो संसद किसी भी समझौते को क्या कर सकती है, लागू कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कर सकती है, बिना उस राज्य की अनुमति से ही वो उसे लागू कर सकती है। तो यहाँ हम साइड में उसे लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन लागू करता है, समझौता को क्या कहते हैं, संधि। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को कौन लागू करता है, संसद लागू करती है। क्या उस राज्य से पूछेगी, नहीं, उस राज्य से नहीं पूछेगी। इसलिए अगर हम ये कहें कि किस भारत की जो संप्रभुता है, भारत की क्या है, संप्रभुता, ये आगे बताएंगे। संप्रभुता संसद में आती है, संप्रभुता का चीज आगे है। संप्रभुता मतलब होता है कि किसी पर दबाव नहीं होता है, हमारी संसद के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, जबकि राज्य पर दबाव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव होता है, लेकिन भारत के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। तो भारत की जो संप्रभुता है, संप्रभुता इंग्लिश में कहते हैं संप्रभुता को सोवरेनिटी, वो किसके पास है, संसद के पास है। भारत की संप्रभुता किसके पास है, संसद के पास है। संप्रभुता का मतलब हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। भारत ने एनआरसी लागू कर दिया, दुनिया चिल्लाते रह गई, लागू हो गया, क्या संसद पे कोई दबाव है, नहीं है। भारत ने चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया, संसद के लोगों ने ही तो बंद किया, मतलब सांसद ने बंद किया, कोई रोक लिया। टिकटॉक बैन हो गया, कोई रोक लिया। पबजी को बैन किया था तो पबजी का हम चाइना को भगा देते हैं, भागो चाइना को भगा दिया, पबजी बच गए यहाँ पर। तो हम कोई भी नियम कानून लगा सकते हैं बिना किसी दबाव में, तो उसे हम कहते हैं संप्रभुता। तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जैसे हम क्या है, हमारे अंदर संप्रभुता है, नहीं है, हमारे ऊपर भी नियम कानून का दबाव है। कौन सा ऐसा चीज है जिस पे कोई दबाव नहीं रहता है, संप्रभुता। भारत एक संप्रभु राज्य है। समझ में आ गया कि नहीं, भारत कैसा राज्य है, एक संप्रभु राज्य है। समझ में आ गया नहीं आ गया, किसी को दिक्कत है। ये हो गया आपका संप्रभुता। संसद से इतने क्वेश्चन आते हैं। संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, भारत की सोवरेनिटी किसके पास है, संसद के पास है। अगर कहीं इमरजेंसी लगाना है तो कौन लगाएगा, संसद ही तो लगाती है इमरजेंसी। प्रधानमंत्री की सलाह पर कितने राष्ट्रपति लगा देते हैं, लेकिन अनुमोदन कौन करता है, संसद करती है। किसी भी विधेयक पर फाइनल अनुमोदन कौन करता है, संसद। यानी सोवरेनिटी यानी हमारी संप्रभुता, हमारे पर हमारी पूरी देखरेख जिम्मेदारी किसकी है, संसद की होती है। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को बिना उस राज्य की अनुमति लागू कर सकती है। संसद से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में, 79 में। संसद की चर्चा 79 में। आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं। हिमांशु यादव कह रहे हैं आज मैप के क्लास में पीओके और बाल्टिस्तान पढ़ाना है, बेवकूफ का। संसद की संख्या बढ़ सकती है, बेवकूफ कहीं का। संसद की संख्या बढ़ेगी, लोल कहीं का। संसद में बैठने वाले सांसदों की संख्या बढ़ जाती है। अब देखते हैं इन लोग का संसद से कोई टॉपिक है तो बोलिए। पीडीएफ डाल देंगे, चलिए पीडीएफ की समस्या संसद वाले में डाल देंगे पीडीएफ। हिस्ट्री का शुरू कीजिए, आपको ब्लॉके कर देंगे अब दोबारा पूछ दिए तो। हिमांशु कुमार पूछ रहे हैं सर आपसे पढ़ने के बाद पीसीएस के लिए किसी दूसरी किताब को पढ़ने की जरूरत है क्या। देखिए
अगर आप चाहते हैं पीसीएस का एग्जाम निकाल लेना किसी एग्जाम में, तो अगर आपको पास होना है तो केवल यही किताब पढ़िए जो हम पढ़ा रहे हैं, बस हम ही को पढ़िए। फेल होना है तो 2-4 को किताब पढ़ सकते हैं, अब आपकी मर्जी। आपको पास होना है तो मत पढ़िए, फेल होना है तो पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सेट किसी का प्रीवियस लेके पढ़ लीजिए, बाकी कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। यूएन का दबाव, कोई दबाव नहीं रहता है हमारे ऊपर। यूएन वगैरह का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं रहता है। ये संसद हो गया, अब इतना ही संसद से आता है। अब आप लोग कुछ चलिए देखिए ध्यान से। अब इस संसद में सेंट्रल हॉल अब हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि सेंट्रल हॉल का कोई काम नहीं है, वो केवल बैठने के काम में आता है, उसमें कोई डिस्कस वगैरह नहीं होता है। एक होता है संसद में राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा दोनों में मिला मिला के पढ़िएगा। इसकी चर्चा 80 में है और इसकी चर्चा 81 में है, जबकि अगर संसद की बात करेंगे तो संसद की चर्चा 79 में है। अब शांति से बैठ के पढ़िए, देखते रहिए। अब एक ही बार समझा देते हैं। ये 80 के बाद 81 आता है, 81 लोकसभा को, और ये राज्यसभा है। इसके अलग अलग नाम भी होते हैं सब। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप चले जाएंगे ब्रिटेन में तो लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। जबकि अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका में इसे हाउस ऑफ कॉमन। लेकिन लोक मतलब होता है जनता, जनता का। जनता क्या होता है? कॉमन आदमी होते हैं। तो अभी लास्ट में बताएंगे, अभी सबका बाउंस कर जाएगा। देखिए, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81। इन दोनों में आपको कॉमन चीजों को ध्यान से रख के पढ़ना है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन करा देते हैं यहीं पे। राज्यसभा जो है इनकी चर्चा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, ये राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। ये कभी भी भंग नहीं। कितने साल का होता है? 6 साल का। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। इसमें कितने साल का होता है? 6 साल के होते हैं सर। इसमें कितने साल का? 5 साल का। एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। एक उच्च सदन, एक अस्थाई सदन। देखिए, राज्यसभा को हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई सदन। अस्थाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो 245 लोग होते हैं और इसमें जो 545 हैं, इस चीज को ध्यान से समझते चलिएगा। ये 545 का चुनाव एक ही बार नहीं होता है, इसको 3 बार में किया जाता है। कितने बार में? 3 बार में किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है, ताकि एक ही बार खाली ना हो। जबकि लोकसभा के सदस्यों का 5 साल पूरा हुआ, सबको भगा दिया जाता है और फिर चुनाव करके सबको लाया जाता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में इसको 3 टुकड़ा किया जाता है। 245 है ना, इसको 3 भाग में बांटा जाता है और 3 हिस्सा में से एक हिस्सा को भगाया जाता है और फिर चुनाव करके लाया जाता है। फिर उसके 2 साल बाद उसको, यानी इसको रिपीटिशन चलते रहता है। यानी राज्यसभा में आपको कभी भी ऐसा टाइम नहीं मिलेगा जब आपको पूरे लोग इसमें खाली दिखाई दे। लेकिन इसमें एक समय आता है 5 साल बाद, जैसे 2024 में सबको हटा दिया जाएगा, चुनाव होगा। अतः ये हमेशा इसमें कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, इसलिए इसे अस्थाई कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। अस्थाई सदन कहते हैं। देखिए, इसे अस्थाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है। कभी भी भंग नहीं हो सकता है। और ये कभी भी भंग हो सकता है, यानी डिसॉल्व हो सकता है। भंग का मतलब समझिए, लोकसभा में तब तक ही लोग बैठे रहेंगे जब तक कि इसमें किसी एक पार्टी को 273 सीट है। जैसे अभी बीजेपी के पास 273 सीटें हैं ना। अगर मान लीजिए बीजेपी के 50 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हमको बीजेपी नहीं पसंद है सपोज, तो इसमें से 273 घट जाएगा। तब राष्ट्रपति के सामने एक अजीब स्थिति आ जाएगी। वो अमित इनको बुलाएंगे, बीजेपी के लीडर को कहेंगे कि आप कैसे भी 273 दिखाइए, नहीं तो हम 2024 का वेट नहीं करेंगे, हम इधर ही लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करा देंगे। अतः यह क्या हो सकता है? समय से पहले भंग हो सकता है। जब समय से पहले भंग हो जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी कहते हैं, टेम्पोररी। और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुमत से कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसमें बहुमत की कोई जरूरत नहीं है।
ये भंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं, यानी हायर हाउस कहते हैं। और ये भंग हो जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहते हैं कि यह फालतू सदन है। लेकिन याद रखिएगा, जनता जो होती है, जनता वो हमेशा लोकसभा के चुनाव में भाग लेती है, राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेती है, इसलिए इसे हम लोग जनता का सदन कहते हैं। किसका सदन? जनता का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन कहते हैं। जबकि इसमें हम लोग कहते हैं कि शिक्षित लोगों का सदन, शिक्षित का सदन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षित लोगों का सदन। इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा जाते हैं, उसमें जनता वाले लोग ज्यादा जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का 245 सीट भी मिल गया तो वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आता है लड़कों को। प्रधानमंत्री बनते हैं पार्टी के आधार पर, किस पार्टी का बहुमत है। जिस पार्टी का बहुमत लोकसभा में रहेगा उस पार्टी के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कहां बहुमत सिद्ध करना है? अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, तो आपको बहुमत, आपकी पार्टी को बहुमत लोकसभा में होना चाहिए कि राज्यसभा में? लोकसभा में होना चाहिए। इसलिए लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन। लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन। जबकि राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। इसे हम लोग द्वितीय सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। यहां देखिए, एक पार्टी थी पहले कांग्रेस। कांग्रेस ने अपना बहुमत 2004 में भी लोकसभा में सिद्ध कर दिया, 2009 में भी सिद्ध किया। तो राष्ट्रपति ने कहा कि कांग्रेस, आप अपने किसी एक नेता का नाम बताइए जिन्हें हम प्रधानमंत्री बता दें। तो कांग्रेस ने वो नाम दिया मनमोहन सिंह का। और मनमोहन सिंह कहाँ के सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए या कोई भी मंत्री बनने के लिए आप किसी भी सदन के हो सकते हैं, आप नहीं हो रहेंगे चलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उसी पार्टी का व्यक्ति बनेगा जिस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत लाया है। तो चूंकि प्रधानमंत्री की बनाया जाएगा आपको तभी जब आपकी पार्टी का बहुमत लोकसभा में हो, इसीलिए इसे हम लोग प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को कौन सा सदन कहेंगे? प्रथम सदन। और राज्यसभा में आपकी पार्टी का कितना भी बहुमत, अभी भी राज्यसभा में बीजेपी का बोलबाला नहीं है, इसीलिए अभी भी राज्यसभा में जब बीजेपी का बोलबाला नहीं है तो राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन कहते हैं। सबका क्वेश्चन पूछेगा आपको, लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। राज्यसभा को द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर आपके बहुमत कितना भी हो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसको जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जनता वोट डालती है, डायरेक्ट वोट डालती है इसमें। इसे हम लोग शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। एक बात बताइए, राज्यसभा को अस्थाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जाता है, क्योंकि इधर प्रधानमंत्री बन, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है सरकार को, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और भंग नहीं होता इसीलिए उसे उच्च सदन कहते हैं। तो ये तीनों का लॉजिक एक में है, ये तीनों का लॉजिक एक में है, और इधर भी इस तीनों का लॉजिक एक में है। इसे अस्थाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। और भंग हो जाने के कारण इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, निम्न सदन। भंग हो जाने के कारण एक और नाम क्या देते हैं? निम्न सदन। ये तीनों का लॉजिक एक में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और देखिए, जनता इसके चुनाव में भाग लेती है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट हाउस। इसमें डायरेक्ट चुनाव होता है जनता का। और इसमें देखिए, इसमें जनता कभी भागे नहीं लेती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन कौन सा हो गया? लोकसभा। अप्रत्यक्ष राज्यसभा। कौन भंग नहीं होगा? राज्यसभा, इसलिए उसे अस्थाई या उच्च सदन कहते हैं। कौन भंग हो जाता है? लोकसभा, इसलिए उसे निम्न या अस्थाई सदन कहते हैं। जनता डायरेक्ट चुनाव में भाग लेती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन। इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे भी बढ़ेंगे। डिसॉल्व होने के बाद जब भी संसद भंग हो जाता है दोबारा चुनाव होता है। आगे देखें,
सर एक आदमी दो सदन का मेंबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एक आदमी कभी भी दोनों सदन का मेंबर नहीं हो सकता है। फिर तो पता चला ये 245 इधरों का हो जाएगा सब यहाँ पर। एक आदमी दो सदन का कभी भी मेंबर नहीं हो सकता है। इतना तो समझ में आ गया ना? आगे बताएं? पहले इतना समझा सबकी नहीं समझा? पहले इतना बता दे फिर आगे बताएंगे। नो डाउट। चलिए आगे इसमें देखते हैं। इसका कार्य का इसके देखिए कहेगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कहेगा तो इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल। लेकिन आप यहां गलती मार के आ जाएंगे। एग्जाम में कहेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो भैया राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो अनंत होता है। राज्यसभा कभी भी खाली ही नहीं रहेगी क्योंकि ये अस्थाई सदन है। और आप मार के आ जाएंगे 6 साल। यही गलती करेंगे। याद रखिएगा वो कहेगा कि राज्यसभा में बैठे सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा में बैठे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन कहेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो भैया राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। दोनों में अंतर समझिएगा। राज्यसभा में बैठे हुए सदस्य जो 245 हैं उनका कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल 6 साल। लेकिन पूरे हाउस का कार्यकाल, तो पूरा हाउस कैसा है? अस्थाई है। लेकिन अगर आपसे कह दें कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, लेकिन जहां इसमें सरकार बहुमत खो देती है तो पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाता है। फिर चुनाव होता है, चुनाव के बाद जिसको बहुमत होता है वो सरकार बनाती है। इनका अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा कांड हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझे, आगे बढ़े। राज्यसभा में चुनाव में कौन भाग लेता है आगे बताएंगे। अभी राज्यसभा के चुनाव में भाग कौन लेगा? डीआरडीओ वगैरह का बैच ये सब अभी नहीं आएगा। आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावे और भी चीज देख लेते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा बेसिक अंतर हो गए सब। इसके अलावे देखिए, अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी एज होनी चाहिए 30 कितना होना चाहिए? 30 साल। इसलिए इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं, बूढ़ा लोग का। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपका एज होना चाहिए 25 साल। इसे युवाओं का सदन कहते हैं। हालांकि देखिए 25 साल में कोई 30 साल में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है, 25 साल में कोई युवा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन एक कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो एज होना चाहिए 30 साल, इसलिए इसे बूढ़ों का सदन। और लोकसभा का चुनाव होना चाहिए इसलिए इसे 25 साल, इसलिए युवाओं का सदन। इसे जनता का सदन, इसे शिक्षित लोगों का सदन, इसे प्रत्यक्ष, इसे अप्रत्यक्ष, इसे अस्थाई, इसे अस्थाई। इसका सदस्य का कार्यकाल 5 साल, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है, वो भंग नहीं हो सकता है। इतना तक समझ में आ रहा है ना आपको? एक बात बताइए, सरकारी सदन किसे कहते हैं? सरकारी सदन देखिए, मंत्री किधर बैठते हैं? मंत्री। तो मंत्रियों का सदन किसे कहते हैं? मंत्रियों का सदन लोकसभा को। मंत्रियों का सदन लोकसभा को। मंत्री सब किधर बैठेगा? लोकसभा में। अब एक बात बताइए, जैसे मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के थे, मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे। यानी मंत्री जो होते हैं वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, वो बैठेंगे कहाँ? जाके लोकसभा में। लेकिन जब वोटिंग डालने का होगा तब वो वापस आएंगे अपने सदन राज्यसभा में, और यहाँ से आकर वो वोट डालेंगे। इतना कंफर्म हो रहा है ना? लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में तो आपको दिक्कत नहीं हो। ये अप्रत्यक्ष सदन है। इसके चुनाव में कौन भाग लेता है आगे बताएंगे। इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? चुनाव में भी भाग लेने वाला बता देते हैं। चलिए देखिए, राज्यसभा है वो क्या है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट तो होता नहीं है, अप्रत्यक्ष। और लोकसभा कैसा है? प्रत्यक्ष। तो आपको तो पता है प्रत्यक्ष में कौन चुनाव में होता है? जनता भाग लेती है। आप जाके 2024 में मार दीजिएगा लोकसभा का चुनाव, जनता धड़ाधड़ वोट मार देगी। इसमें कौन भाग लेता है? तो विधायक भाग लेते हैं। विधायक मतलब एमएलए भाग लेते हैं, एमएलए। अब बताइए, अगर हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है, हम चाहते हैं कि राज्यसभा का क्या बन जाए? सदस्य बन जाए।
तो हमें जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमको विधायकों से वोट मांगना पड़ेगा। विधायक जी हमको वोट दीजिए, विधायक जी हमको वोट दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको राज्यसभा में जाना है तो हमें राज्यों के मुख्यमंत्री से पहुंच होना चाहिए, क्योंकि यूपी का विधायक जितना एमएलए है किसकी बात सुनेगा? योगी जी की बात सुनेगा। बिहार का विधायक नीतीश कुमार से, राजस्थान का विधायक गहलोत जी से, झारखंड का विधायक वहाँ के मंत्री से, फिर ममता जी से। मतलब क्या है कि अगर आपको राज्यसभा का चुनाव जीतना है तो आपको अप्रत्यक्ष, यानी आपको जनता से वोट नहीं मांगिए, जनता ने जिस विधायक को जिताया है वो विधायक आपको जिताएगा। यानी अगर हमें किसी मुख्यमंत्री से अच्छा खासा पहुंच है तो नो डाउट हम राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे। जैसे मान के चलिए संसद में कोई, संसद में ये राज्यसभा, संसद में ये क्या है? राज्यसभा है। अब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लालू यादव जी को लगता है कि अब उनकी पार्टी को बोलने वाला इस संसद में अब कोई है नहीं उतना दमदार बोलने वाला। तो लालू यादव हमको कहेंगे कि खान साहब सुनिए, आप हमारी पार्टी में आ जाइए, और हम कहेंगे हमारा चुनाव नहीं लड़ना है, हम पढ़ाएंगे कि चुनाव लड़ेंगे। तो लालू यादव कहेंगे चुनाव थोड़े लड़ना है, हम बता रहे हैं ना, आप लोकसभा में मत जाइए, क्योंकि अगर लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा में जनता वोट देती है, तो आपको जनता से वोट मांगना पड़ेगा। आप राज्यसभा से जाइए, और हमारे कई गो विधायक है सब बिहार में, और हम वो विधायकन से कह देंगे तो खान सर को वोट डाल दे, और वो विधायक हमको कहाँ भेज देगा? सब राज्यसभा में। अब हम पहुंच गए राज्यसभा में, गर्दा उड़ा देंगे। राज्यसभा में पहुंच गए तो राज्यसभा में जाने के बाद सीधे हर 6 महीना पे वैकेंसी आना चाहिए, और जिस कॉलेज स्कूल में का लड़का जो है अगर उसका रिजल्ट बहुत कम होता है या सक्सेस रेट कम होता है तो ससुरा कॉलेज स्कूल के जितने टीचर लोग हैं उनका हालत खराब कर देंगे। जिस तरह से लड़का को एग्जाम देना पड़ता है हर साल पास होने के लिए, उसी तरह हर स्कूल के टीचर को, जितने सरकारी स्कूल है, हर 6 महीना पे एग्जाम देना पड़ेगा आपको भी पास होने के लिए। जिस तरह से लड़का फेल हो गया 1 साल तक उसकी सारा चीज छीन लिया जाता है, उसी तरह से अगर सरकारी स्कूल का टीचर फेल हो गया तो उससे भी 1 साल के लिए सैलरी रोक दी जाएगी। तो लालू यादव देखेंगे हमारा छवि बहुत खराब था, खान सर चल आएंगे तो सुधार देंगे, भेज दें इनके राज्यसभा में। तो राज्यसभा में नेताओं के गुलामी कीजिएगा ना तो राज्यसभा में भेज देता है। हमको जनता से वोटें मांगने की जरूरत नहीं है। एक बात कर रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? किसी को दिक्कत? सुशील मोदी कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी, अरे भाई समझाने के लिए बोल रहे हैं। सर लोकसभा में पहले, अरे भाई अभी हिस्ट्री की चीजें बताएंगे, अभी समझा तो लेने दो। पीएम दोनों सदन में बैठ सकता है, हाँ दोनों सदन में बैठ सकता है। प्रधानमंत्री दोनों सदन में बैठ सकते हैं। सब देखिए ध्यान से, तो इतना समझ में आ गया। राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है? नहीं भाग लेती है। क्यों? कौन भाग लेते हैं? जनता द्वारा चुने गए विधायक भाग लेते हैं। जनता द्वारा चुने गए विधायक भाग लेते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। जनता के द्वारा चुना गया सदन लोकसभा, इसलिए जनता का सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि मंत्री लोग इधर बैठते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। इसे द्वितीय सदन कहते हैं क्योंकि इधर मंत्री लोगों से कोई मतलब नहीं है उतना। आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ गया जी? इधर भी तो कुछ लिखे ही थे। इसका चुनाव में विधायक लोग भाग लेते हैं, इसके चुनाव में जनता भाग लेती है। अब आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, इनके सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? चुनाव 5 वर्ष बाद। इनके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष बाद। जैसे 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ, अब 2024 में होगा। इनके सदस्य चुनाव कितने होता है? लेकिन इनका चुनाव कब होता है? हर 2 साल पे। कितने साल पर होता है? 2 साल पर। तो आप कहेंगे सर जी आप बोले तो 6 साल पर, 6 साल कार्यकाल होता है, हर 2 साल पे चुनाव कैसे होता है? देखिए यही तो मेन कॉन्सेप्ट है समझने का। जितने लोग इसको समझ गए ना उतने लोग का तो बेड़ा पार हो गया। ये कॉन्सेप्ट जो नहीं समझा गया पॉलिटी उसके हाथ से, कहते हैं गईल भैंसिया पानी में। लोकसभा, ये राज्यसभा। राज्यसभा को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है, जबकि लोकसभा को एक ही पार्ट में रखा जाता है। 2014 में चुनाव हुआ, सब लोग घुसो रहे, 2019 में भाग, फिर चुनाव होगा, फिर आना, फिर 2024 में भाग रे, फिर चुनाव होगा, फिर आना। यानी इसको 1 बार भगाता है, 1 बार लाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में खंड बाई खंड चुनाव होता है, एक बार इनका, फिर एक बार इनका।
तो इनका जो चुनाव होता है वो देखिए प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। और कितने का चुनाव होता है? 1/3, यानी हर 2 साल पर एक एक खंड का चुनाव होता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए कैसे समझ में आएगा आपको। इसका चुनाव करा देते हैं हम 2010 में, एक कल्पना कीजिए इसका चुनाव करा देते हैं 2020 में। 3 हिस्सा में से एक हिस्सा का चुनाव हर 2 साल पे होगा। इसका मतलब यही होता है ना, 1/3 का मतलब होता है 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 साल पे होता है, यानी 3 हिस्सा में से एक हिस्सा का चुनाव हर 2 साल पे कराएंगे। तो इसका 2022 में करा दिए, तो इस हिस्से का चुनाव कितने साल पे होगा? अगले 2 साल बाद। इसका चुनाव होगा 2022 में। बताइए अब इस हिस्से का चुनाव 2024 में। कब होगा? 2024 में। अगला चुनाव होगा 2026 में। तो बबुआ रे भाई 2026 में तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। देखिए ना 2026 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब इनका 6 साल पूरा भी हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 6 साल पूरा हो गया। फिर अगले 2 साल बाद इनका चुनाव होगा। 2026 के बाद क्या आएगा? 2028, तो इनका 6 साल पूरा हो गया। 2028 के बाद क्या आएगा? 2030, इनका 6 साल पूरा हो गया। इतना बेहतरीन ढंग से सजाया गया है ना कि आपका कार्यकाल जो है, कार्यकाल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। 6 साल आपका कार्यकाल है ही है, देखिए ना सब 6 साल बाद जा रहे हैं। लेकिन जो चुनाव होता है वो 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 साल पर होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है, सेटिंग करने के लिए कि हमेशा यहां कोई ना कोई मौजूद रहे। संसद पूरा खाली होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया, लोकसभा भंग हो गया, सपोज लोकसभा भंग हो गया तो लोकसभा में कोई है ही नहीं है, और इधर राज्यसभा भी खाली हो जाएगा, उधर चाइना हमला कर देगा, तो संसद के पास संप्रभुता है, डिसीजन लेने की क्षमता, कोई है ही नहीं है, तो लेगा कौन? इसलिए इतना याद रखिएगा कि राज्यसभा में कभी भी पूरी सीटें खाली नहीं होती हैं। इनका चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है, लेकिन 2 साल पर चुनाव पूरे राज्यसभा का नहीं होता है, बल्कि केवल 1/3 सदस्य यानी 3 हिस्सा में से केवल एक हिस्सा का होता है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे देखें। अपने एरिया के लोग वोट देते हैं जी। अगर हम राज्यसभा से चुनाव जीतना चाहते हैं तो केवल अगर बिहार से हम राज्यसभा का सीट में जाना चाहते हैं तो बिहार के विधायक लोग वोट देंगे। राजस्थान वाले काहे देंगे? लोग राजस्थान वाला राजस्थान की सीट के लिए देगा। अब मोदी जी को बनारस की जनता वोट दिया, आप थोड़े दिए हैं। आगे बढ़े। राज्यसभा में पहले इलेक्शन कितने सीट पे हुआ था? भाग नहीं रहे बबुआ, ये सब बतिया बताएंगे। पहले कंसेप्टवा समझा लेने देना। तो लोग लूसेंट वाला लड़का है, लोग एकदम खड़ा खड़ा क्वेश्चन पूछता है 1954 में कब हुआ था, ये सब कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। ये समझ में आ गया? अब आप बताओ राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? हम सदस्य का नहीं कर रहे हैं, राज्यसभा का। तो भैया राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक अस्थाई सदन है, भंग नहीं हो सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होता है, 6 साल होता है। इसमें चुनाव हर 2 साल पर होता है। कितने का चुनाव होता है हर 2 साल पर? 1/3 का। कितने का? 1/3 का चुनाव होता है। यानी कहेगा कि राज्यसभा के सदस्यों की सीट, राज्यसभा में सीटें जो खाली होती हैं कितने साल पर होती हैं? तो हर 2-2 साल पर सीटें खाली होती है। क्या पूरा खाली हो जाती है? नहीं, 1/3 सीटें खाली होती है। 1/3 यानी 3 हिस्सा में से केवल एक हिस्सा खाली होता है, यानी 2 हिस्सा हमेशा बना रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यही 2 हिस्सा मिलकर इमरजेंसी में कोई डिसीजन ले सकते हैं सब। राज्यसभा का चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब आप बताइए। अब आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप बताइए किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? हाँ, राज्यसभा को। अस्थाई सदन राज्यसभा को। तब इससे तो आपको पता ही हो जाएगा अस्थाई किसे कहेंगे। तो अस्थाई सदन राज्यसभा, तो अस्थाई लोकसभा। जनता का सदन किसे कहते हैं? जनता का सदन किसे कहते हैं? जनता का सदन लोकसभा को। प्रत्यक्ष सदन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष सदन। प्रथम सदन किसे कहते हैं? मंत्री का सदन किसे कहते हैं?
उच्च सदन किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष सदन लोकसभा को कहते हैं क्योंकि इसमें कौन भाग लेती है? जनता भाग लेती है। प्रथम सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं क्योंकि इसमें मंत्री लोग भाग लेते हैं। मंत्रियों का सदन लोकसभा को। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं हो सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, अस्थायी होता है। राज्यसभा कहेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कहेगा कि राज्यसभा में लोकसभा में चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव बताएंगे फटाफट। लोकसभा का चुनाव जबकि राज्यसभा का चुनाव, दोनों में अंतर होता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष पर होता है, इसका चुनाव हर 2 साल पर होता है क्योंकि 1/3 सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। 1/3। बताइए, लोकसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं और राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के चुनाव में भाग लेती है जनता भाग लेती है। और राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? आंसर देंगे। राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेंगे? MLA यानी विधायक लोग भाग लेते हैं। MLA यानी विधायक लोग भाग लेते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा, विधायक लोग भाग लेते हैं। आगे बढ़े। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हाउस किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट हाउस राज्यसभा को कहते हैं। इनडायरेक्ट हाउस राज्यसभा को कहते हैं। वेरी गुड, चलिए भैया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना समझ में आया ना? देखिए, ये संसद क्या है? संसद। इसमें बैठने वाला व्यक्ति कहलाता है सांसद। बैठने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांसद। अंग्रेजी में क्या कहता है? पार्लियामेंट। बैठने वाला व्यक्ति मेंबर होता है, इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये घरवा का नाम है संसद, बैठने वाला व्यक्ति सांसद। मोदी जी क्या है? सांसद, यानी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। इधर बैठेगा तो कहलाएगा MP लोकसभा, इधर बैठेगा तो क्या कहलाएगा? MP लोकसभा। और इधर बैठेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इधर भी है, लेकिन क्या कहलाएगा? राज्यसभा। दोनों एक ही कहलाते हैं सब, इधर भी MP इधर भी MP, बट अंतर क्या है? MP लोकसभा और ये MP राज्यसभा है। तो संसद और सांसद में अंतर समझ में आ गया? मोदी जी भी सांसद है, ये भी सांसद है। आगे बढ़े। जैसे स्मृति ईरानी, अमित शाह को देखिए, ये स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी भी क्या MP है, बट वो MP कहाँ की है? राज्यसभा की है। मोदी जी भी MP है, बट वो MP कहाँ के हैं? लोकसभा का, लोकसभा से। समझ में आ रहा ना? बहुत इजी चीज होता है ये। एक चीज देखिए, राज्यसभा से आपको एक राजाओं का प्रतीक हो रहा है कि ससुरा इसमें राजा महाराजा रहते हैं सब, लग रहा है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड, क्योंकि इसमें ना लॉर्ड जो जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड में बड़े बड़े लोग जाते हैं, क्योंकि जिनका पहुंच होता है। जैसे हमको राज्यसभा से जाना है तो जनता से पहुंच थोड़ी ना, बड़े बड़े लोगों से पहुंच होगा, विधायक से हमको पहुंचा देगा। इसलिए लंदन वाले इसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। यूके, ब्रिटेन को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? यूके। इसे क्या कहते हैं लोग? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बड़े बड़े लोगों का, भाई भगवान टाइप के लोग होते हैं। और इधर लोकसभा है, लोक मतलब क्या होता है? आम पब्लिक, इसलिए ब्रिटेन वाले इसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन मैन। हाउस ऑफ कॉमन मैन नहीं बोलते हैं, कॉमन कहते हैं। तो ब्रिटेन वाले इसको क्या कहेंगे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन। अमेरिका वाले क्या कहते हैं? यूएस वाले इसे क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। क्या कहेंगे? सीनेट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं अमेरिका वाले? लोकसभा को। तो इसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि प्रतिनिधि करने वाला। तो यहाँ जनता के प्रतिनिधि करने वाले बैठते हैं। तो हम लोग को भी पता है, सिंपल है यार, इंग्लिश कर दिया है बस उसको। यहाँ कॉमन आदमी जनता चुनाव में भाग लेती है। हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं जनता का सदन। और इसे क्या कहते हैं? शिक्षित लोगों का सदन। शिक्षित लोग रहते हैं, लोग ज्यादातर इधर शिक्षित जाते हैं। तो जनता कॉमन आदमी होती है। ब्रिटेन वाले इसी को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। अमेरिका जनता का प्रतिनिधि, सांसद हमारा प्रतिनिधि है। तो अमेरिका वाले क्या कहते हैं? यूएसए वाले कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इधर क्या है? शिक्षित लोगों का है। शिक्षित लोग लॉर्ड भगवान टाइप के होते हैं। तो ये हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड। इस तरीके इसको क्या हो गया?
हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐसे क्या कहेंगे, सीनेट कहते हैं। समझ में गया कि नहीं? अमेरिका में कहेगा एक सीनेटर है तो समझिएगा राज्यसभा का है, और कहेगा रिप्रेजेंटेटिव है तो इधर का हो गया। समझ में आ गया आपको? सीनेट। जब डिसॉल्व होगा तो कानून राज्यसभा बनाएगा। बेवकूफ, आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब लोकसभा नहीं रहेगा तो सारा कानून कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगा। बाद में लोकसभा आके उसे अनुमोदन करेगा। एक आदमी पूछ रहे हैं, जब कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो भैया वो दल बदल कानून अलग है, जब चुनाव आएगा तब पढ़ाएंगे। या आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। संसद कंप्लीट बता दिए आपको, संसद आपको कंप्लीट बता दिए यहाँ पे। राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं, ब्रिटेन को क्या कहते हैं। पावरफुल कौन होता है आप बताइए तो, आंसर दीजिए तो। पावरफुल कौन होता है, लोकसभा या राज्यसभा? आंसर दीजिए, पावरफुल कौन होता है? और ठीक है बाबू, सही बात बोले। हम यहाँ गलती से एग्जाम्पल बोल दिए थे स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी गलती से, सॉरी बाबू, स्मृति ईरानी एक्चुअली अमेठी से लोकसभा की हैं, गलती से हम बोल दिए, मिस्टेक हो गया। समझे? बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बट कंसेप्ट ध्यान से समझ। स्मृति ईरानी लोकसभा की सदस्य राहुल गांधी को हराई थी। पावरफुल कौन होता है? दोनों बोल रहे हैं। पावरफुल लोकसभा होता है। पावरफुल जब भी होता है लोकसभा होता है। रीजन क्या है कि इनके पास संख्या ज़्यादा होती है, 545 लोग होते हैं, उनके पास 245 होते हैं। कभी भी वो पावरफुल रहेंगे सर। लोकसभा हमेशा पावरफुल रहता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद।